नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। सो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 6 होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो हिंदी भाषा रहने वाला है। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो संधि और उसके प्रकार के बारे में जानेंगे। अब आप लोगों के एक मन में सवाल आएगा कि सर 5वीं क्लास में भी तो सेम टू सेम था संधि और उसके प्रकार, आप 6वीं क्लास में भी सेम कर रहे हो। तो मैंने आप लोगों को 5वीं ही क्लास में आप लोग को बताया था कि संधि उसके जब प्रकार पढ़ेंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा ये विस्तार पूर्वक हो जाएगा। तो इसीलिए ना उसका जो एमसीक्यू कराऊंगा उसमें मैं आप लोगों को केवल स्वर के बारे में बताऊंगा। और स्वर के जो प्रकार है उसको हम लोग सिर्फ एमसीक्यू करेंगे। और उसके अलावा विसर्ग का जो हम लोग का एमसीक्यू था ना, तो वो दोनों के दोनों बचा हुआ था, है ना। तो इन दोनों को हम लोग ना एमसीक्यू के माध्यम से फिर से हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। और आप लोगों को मैं विस्तार पूर्वक इसे समझाते हुए करूंगा, ठीक है। और अगर आप लोगों ने क्लास क्रमांक जब 5 है ना उसको नहीं देखे होंगे ना, तो सबसे पहले आप जाइए क्लास क्रमांक 5 को अच्छे से देखिए। और उसके बाद फिर ये जो 6वां क्लास है ना उसको देखोगे तो आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि उसमें मैंने आप लोग को थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों कराए हुआ है। और थ्योरी को बहुत अच्छे तरीके से सरल शब्दों में आप लोगों को बताया हुआ है। तो पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद 6वां को आप लोग देखिएगा ना तो आप लोग का जो कॉन्सेप्ट है ना वो बहुत बढ़िया तरीके से बन पाएगा, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग क्लास को फटाक से शुरू करते हैं। और आप लोग पहले अगर कहीं ना चैनल पे नए होंगे तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि इसी प्रकार की जब भी मैं कंटिन्यू आप लोगों का क्लास लेकर आऊँ तो सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल पाए और प्रॉपर टाइम पे आप लोग क्लास को अटेंड कर पाओ। तो इसीलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और इसका जो पीडीएफ रहेगा ना वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। तो जा करके सर्च कर लीजिए बाय एमडी धीवर करके ना, तो वहाँ पर आप लोगों का इसका जो टेलीग्राम चैनल है ना वो आप लोगों को मिल जाएगा। और वहाँ से आप लोग इसका जो पीडीएफ रहेगा ना तो उसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोगों ने ना स्वर के जो प्रकार होते हैं उसके जो एमसीक्यू है उसको पूरे के पूरे कर लिए हैं। और आज का जो हमारा क्लास रहने वाला है उसमें व्यंजन के जो हम लोग के पास एमसीक्यू है ना तो उसे करेंगे। और आप लोग क्या कीजिएगा, मेरे आंसर देने से पहले आप लोग खुद से ट्राई कीजिए आंसर देने का, ठीक है। आप लोग बिल्कुल कॉपी पेस्ट करने की बिल्कुल भी कोशिश मत कीजिए। जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप लोग का जो एग्ज़ाम सेंटर में बनाना मुश्किल हो जाएगा। और आप लोगों को पता है कि एग्ज़ाम सेंटर में कोई भी आप लोगों का मदद करने वाला नहीं है, 1% भी नहीं मदद करने वाला कोई भी, ठीक है। तो जब तक आप लोग खुद से मेहनत नहीं करोगे, खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर कैसे बनाओगे। तो इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मेरे आंसर देने से पहले खुद आंसर देने की कोशिश कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए। सबसे पहला, संकल्प किस संधि का उदाहरण है? ऑप्शन ए व्यंजन संधि, ऑप्शन बी स्वर संधि, ऑप्शन सी विसर्ग संधि या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। और आप लोग ना इस वीडियोस में आप लोग देखिएगा कि जितने भी प्रश्न है ना सारे के सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया और खास तौर से व्यापम के एग्जाम में, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यानपूर्वक सारे के सारे प्रश्न को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो बताइए सबसे पहला प्रश्न क्रमांक फर्स्ट का क्या आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए व्यंजन संधि करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहला प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को पढ़ो, संकल्प किस संधि का उदाहरण है? तो ये जो संकल्प शब्द जो लिखा हुआ है ना वो व्यंजन संधि का उदाहरण है, ये आप लोगों को याद रखना है। कैसे? तो सबसे पहला संकल्प को संधि विच्छेद करो आप लोग सबसे पहला। तो संधि विच्छेद करोगे ना तो सम क्या होगा, तो सम धन कल्प हो जाएगा। क्या? तो सम धन कल्प बराबर संकल्प हो जाएगा। मैंने आप लोग को ना क्लास लेते वक्त मतलब क्लास क्रमांक 5 लिया था तो आप लोग को बताया था ना कि जब हम लोग ये कोई भी शब्द का जब संधि विच्छेद करेंगे तो उसमें जो फर्स्ट वाला जो शब्द रहेगा ना और उसमें उसका जो लास्ट अंतिम वाला जो वर्ण रहेगा वो अगर कि व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है, मतलब व्यंजन अगर इसका वर्ण होता है तो वो व्यंजन संधि कहलाएगा। मतलब ये है कि ये जो संकल्प लिखा हुआ है इसका संधि विच्छेद किए हम लोग सबसे पहला, है ना। तो क्या है, संधि विच्छेद किए तो सम धन कल्प हो गया। और मैंने आप लोग को पहले भी बताया था कि ये जो ना फर्स्ट जो शब्द है उसका जो अंतिम वर्ण होगा ना वो अगर कि व्यंजन होगा तो पूरे के पूरे वो व्यंजन संधि के अंतर्गत आ जाएगा। इसी प्रकार से देखो सम, ये लास्ट में माँ आ रहा है ना आधा माँ, तो उसके बाद फिर कल्प आ जा रहा है। तो अगर आधा माँ आ रहे हैं ना तो वो जो माँ रहेगा ना वो आप लोग का व्यंजन संधि के अंतर्गत हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ऐसे प्रश्न और दिया जाएगा ना तो आप लोग को इसका जो शब्द है उसको संधि विच्छेद करोगे तभी आप लोग इसका आंसर दे पाओगे, ठीक है। और इसका संधि विच्छेद किस प्रकार से करना है मैंने अपने जो क्लास क्रमांक 5 है उसमें आप लोगों को अच्छे से बताया हुआ है, तो उसको एक बार और देख लीजिए
लीजिए, नहीं समझ में आया होगा तो आप लोगों का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को अब हम लोग पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 को ध्यान से पढ़िए। राजाज्ञा का सही संधि विच्छेद चुनिए। ऑप्शन ए राजा धन आज्ञा, ऑप्शन बी राजा आज्ञा, ऑप्शन सी राजन धन आज्ञा या ऑप्शन डी राजन धन आज्ञा। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, राजन धन आज्ञा करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो ये जो आप लोग का शब्द दिया है ना राजाज्ञा, तो राजाज्ञा को अगर आप लोग संधि विच्छेद करोगे ना तो सबसे पहला राजन धन आज्ञा हो जाएगा। क्या होगा? तो राजन धन आज्ञा बराबर राजाज्ञा हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। और ये कौन सी संधि है ना, तो ये आप लोगों का व्यंजन संधि के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, कैसे? तो देखो संधि विच्छेद आप लोगों ने जब किया राजन धन आज्ञा करके ना, तो लास्ट में ये वाला जो शब्द है उसका लास्ट में कौन सा शब्द जो वर्ण है वो पड़ा आप लोगों का? ना पड़ा। और ना जो है वो कौन सा स्वर में आता है कि व्यंजन में आता है जी? ना जो है वो तो व्यंजन में आएगा ना। कैसे? तो स्वर में कौन कौन सा शब्द आता है, मतलब कौन कौन सा वर्ण आता है? अ से लेकर के अह तक की, मतलब अ से लेकर के जो अह तक की जो वर्ण है ना वो स्वर में आता है। किसमें? तो वो स्वर में आता है। और व्यंजन में जो आता है वो क से लेकर के ज्ञ तक के आप लोगों का व्यंजन में आ जाता है। ये तो आप लोग का बेसिक नॉलेज पता ही होगा, है ना। तो इसमें इसका देखो फर्स्ट जो शब्द है उसका लास्ट जो वर्ण है ना वो ना आया, और ना जो है वो आप लोग का व्यंजन के अंतर्गत आता है, तो ये व्यंजन संधि भी हो जाएगा। ऐसे आप लोगों को समझते हुए चलना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 को ध्यान से पढ़िए। सच्चारित्र का विग्रह है। ऑप्शन ए सतधन चरित्र, ऑप्शन बी सदधन चरित्र, ऑप्शन सी सन धन चरित्र या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सत धन चरित्र करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो ये जो सच्चरित जो शब्द है लिखा हुआ है ना उसका विग्रह करने के लिए बोला है। विग्रह मतलब संधि विग्रह आप लोगों को करना था। ठीक है, और इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, मतलब जो इसका संधि विग्रह होगा ना, तो सच्चारित का होगा सच धन चारित्र हो जाएगा। क्या? तो सच धन चरित्र हो जाएगा आप लोगों का, है ना। तो बराबर सच्चारित्र हो जाएगा ये। और ये कौन से संधि के अंतर आएगा है? तो लास्ट वाले शब्द को देखो व्यंजन आ रहा है ना। ये व्यंजन जो शब्द है वो आप लोग का रहे हैं ना, वर्ण जो है वो, तो व्यंजन संधि भी इसका हो जाएगा। ठीक है, इसमें केवल हमेशा आप लोगों को संधि विच्छेद करिए ये नहीं दिया जाएगा, इसमें ये भी बोला जा सकता है कि ये कौन से संधि के अंतर्गत आएगा, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, सच्चरित जो होगा ना इसका जो आएगा सतधन चरित्र ही इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं, तो ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़ते हुए चलिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 4 को ध्यान से पढ़िए। सच्चरित्र में कौन सी संधि है? अभी तो जस्ट आप लोगों को सेम टू सेम बताया था, आप लोग इजीली बता दोगे। तो सच्चरित का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी व्यंजन संधि ही करेक्ट हो जाएगा। अभी जस्ट आप लोगों को बताया ना प्रश्न क्रमांक 3 में मैंने आप लोगों को सच्चरित्र कौन सी संधि है बोल करके, तो ये व्यंजन संधि के अंतर्गत आएगा। और कैसे पता करना ये भी मैंने आप लोग को बताया कि इसका संधि विच्छेद करो। संधि विच्छेद करोगे तो सत धन चरित्र हो जाएगा। क्या? तो सत धन चरित्र बराबर सच्चरित्र हो जाएगा। और ये जो संधि है वो व्यंजन संधि के अंतर्गत आ जाएगा। पहचानने के लिए बताया था ना, इसका लास्ट जो वर्ण है उसको देखो, ता जो है वो व्यंजन आएगा तो व्यंजन संधि के अंतर्गत आ जाएगा बोल करके। तो ऐसे ही आप लोगों को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए चलना है। धीरे से अगर कि एक बार समझ जाओगे ना तो कभी नहीं भूलोगे यार आप लोग। तो सबसे पहले आप लोगों को समझना है, रटना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 5 को ध्यान से पढ़िए। उद्धार का सही संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए सत धन हार, ऑप्शन बी उत धन हार, ऑप्शन सी ऊ धन तहार या ऑप्शन डी उतः धन हार। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, उत धन हार करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो ये जो उद्धार जो शब्द लिखा है ना उसका संधि विच्छेद करने के लिए बोला है। और उद्धार का जो संधि विच्छेद होगा ना वो आप लोगों का उत धन हार हो जाएगा। क्या? तो उत धन हार हो जाएगा बराबर उद्धार हो जाएगा। और ये कौन से संधि के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पर क्या दिया है देखो, सबसे पहला जो शब्द दिया है उसके लास्ट वाला जो वर्ण है वो, तो ये वाला जो वर्ण है वो तार है। ता कौन से वर्ण में आता है? व्यंजन में आता है। तो कौन सा होगा? व्यंजन संधि ही ना हो जाएगा। जी हाँ, तो इसी प्रकार से दोनों टाइप से आप लोगों को पढ़ते हुए चलना है। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। इसमें हमेशा आप लोग को जो प्रश्न है ना हिंदी में फैक्चुअल ही प्रश्न पूछा जाएगा और किसी प्रकार से ज़्यादा आप लोग को घुमा करके नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 6 को ध्यान से पढ़िए। उल्लास का संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए उत धन लास, ऑप्शन बी उह धन लास, ऑप्शन सी ऊ धन लास या ऑप्शन डी उआ धन लास।
तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, उत धन लास करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो ये जो उल्लास शब्द है उसका संधि विच्छेद करने को बोला है, और उल्लास शब्द का संधि विच्छेद करोगे तो उत धन लास हो जाएगा। क्या? तो उत धन लास बराबर उल्लास हो जाएगा। ये बात आप लोगों को याद रखना है। और कौन सी संधि के अंतर्गत आएगा? तो पहले शब्द के लास्ट जो वर्ण है उसको देखो, तो ता है, ता कौन से में आता है जी? स्वर में या व्यंजन में? तो वो व्यंजन के अंतर्गत आ जाता है। तो कौन सी संधि होगा? तो व्यंजन संधि ही करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को करते हुए चलते हैं। अब आप लोग ये मत सोच कर कि तुक्का लगाइएगा कि नहीं अभी तो व्यंजन संधि पढ़ा रहे थे, हमेशा सब में व्यंजन संधि होगा। ऐसे आप लोग को माइंडसेट नहीं रखना है। आपका माइंडसेट होना चाहिए कि मैं इसको कैसे पहचान सकता हूँ विथ फैक्चुअल। ठीक है, ऐसे आप लोगों का जो माइंडसेट है वो होने चाहिए। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 7 को ध्यान से पढ़िए। निषिद्ध का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए निधन सिद्ध, ऑप्शन बी निर्धन सिद्ध, ऑप्शन सी निषधन ध, या ऑप्शन डी निधन सिद्ध। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, निधन सिद्ध करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो ये जो शब्द दिया है निषिद्ध उसका संधि विच्छेद करने के बोला है, और निषिद्ध शब्द का जो संधि विच्छेद होगा ना वो निधन सिद्ध हो जाएगा। क्या? तो निधन सिद्ध बराबर निषिद्ध जो है ना वो आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जो नी है फर्स्ट में वो कौन से वर्ण के अंतर्गत आता है? स्वर वर्ण के अंतर्गत आता है कि व्यंजन वर्ण की? तो नी जो है वो व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आता है। तो ये जो रहेगा प्रश्न क्रमांक 7 का जो निषिद्ध शब्द है ना वो व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, मतलब व्यंजन संधि ये आप लोगों का कहलाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है ना वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा फिर से आप लोगों का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से हम लोग थोड़े अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 8 को ध्यान से पढ़िए। संधि विच्छेद अनुधन छेद से बनने वाले शब्द है। ऑप्शन ए अनुच्छेद, ऑप्शन बी अनुच्छेद, ऑप्शन सी अनोच्छेद, या ऑप्शन डी अनुच्छेद। तो क्या इसका आंसर हो सकता है सबसे पहले आप बताइए। शब्दों का सिर्फ इसमें खेल है। ठीक है, तो ध्यान से आप लोग समझिए और बताइए क्या आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो ए है अनुच्छेद वो जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो संधि विच्छेद में ये जो अनुच्छेद जो है ना लिखा है अनुधन छेद से बनने वाले शब्द हैं बोला है, और अनुच्छेद से जो बनने वाले शब्द है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर ए जो है अनुच्छेद जो लिखा हुआ है ना वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। और ये कौन से संधि के अंतर्गत आएगा? तो पहला जो ये शब्द है ना तो उसके अंतिम वर्ण को देखो, ये नू जो आ रहा है वो, और नू कौन से में आ जाता है कि स्वर वर्ण में आएगा कि व्यंजन में? तो नू जो है वो व्यंजन में आ जाता है। तो व्यंजन संधि आप लोग का करेक्ट हो जाएगा इसमें। और ऐसे भी आप लोग समझ सकते हो कि इन चारों शब्दों को आप लोग देखो और सोचो कि ये जो अनुच्छेद है वो किस प्रकार से इसका सही जो शब्द है वो लिखा हुआ है, तभी भी आप लोग पहचान लोगे कि ए जो है ना वो करेक्ट अनुच्छेद लिखा है। बाकी सब तो किसी न किसी प्रकार से इसमें त्रुटि है ना, आप लोग को पता चल जाएगा इस प्रकार से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 को ध्यान से पढ़िए। भरण का उचित संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए भर धन अन, ऑप्शन बी भर धन न, ऑप्शन सी भर धन न, या ऑप्शन डी भ धन अन। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो ए है ना वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। भर धन अन जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो भरण का उचित संधि विच्छेद है बोला है, तो भरण का अगर संधि विच्छेद करोगे ना तो भर धन अन हो जाएगा। और ये जो नीचे में जो रारेफ टाइप से जो रहता है ना वो आप लोगों का आधा र को दर्शाता है। किसी भी शब्द में भी अगर रहेगा ना तो वो आधा र हो जाएगा। जैसे ये ना के नीचे रहेगा तो आधा कहलाएगा। ठीक है, मतलब उसमें जो स्वर है वो निकल गया है, सिर्फ व्यंजन है। ये बात आप लोगों को समझना है। ठीक है, तो ये जो भरण जो है ना उसका संधि विच्छेद जो होगा ना वो आप लोग का भर धन अन हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर जो ए है ना वो करेक्ट हो जाएगा। और ये जो भरण शब्द है ना वो आप लोग का व्यंजन संधि के अंतर्गत आ जाएगा। पहला जो शब्द है उसको देखो और उसके अंतिम वर्ण को देखो, ये जो र है वो, और र कौन से वर्ण में आता है? तो ये आप लोगों का व्यंजन वर्ण में आ जाता है। तो इस प्रकार से ये व्यंजन जो संधि है ना वो इसमें आएगा। ठीक है, भरण शब्द कौन सी संधि के अंतर्गत आता है बोल दिया जाएगा तो क्या बोलोगे? व्यंजन संधि के अंतर्गत आएगा। ठीक है, ऐसे ही आप लोगों को संधि विच्छेद करके पता करना था। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 10 को ध्यान से पढ़िए। शरद धन इंदु में संधि करने पर खालिस्तान शब्द बनेगा। ऑप्शन ए सरदेंदु, ऑप्शन बी सरदिंदु, ऑप्शन सी सरदिंदु, या ऑप्शन डी सरदैंदु। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी शरदिंदु करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो शरद धन इंदु में संधि करने पर कौन सा शब्द बनेगा बोला है। तो शरद धन इंदु में अगर संधि विच्छेद को एक में जोड़ोगे ना तो वो आप लोग का शरदिंदु करेक्ट हो जाएगा, है ना। कैसे? तो देखो ना जी, इसमें शरद धन इंदु बोला है तो इसका करेक्ट होगा तो शरदिंदु ही ना हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर इसमें जो इंदु में ऐसे मात्रा अगर की हुआ होता ना तो ये वाला जो आंसर है वो करेक्ट होता, है ना। लेकिन इसमें कोई मात्रा नहीं है, बिंदु बस है ना, तो ये वाला सी वाला जो है ना द में छोटी की जो मात्रा है ना वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये जो शरदिंदु जो है ना वो कौन सी संधि के अंतर्गत आता है, तो क्या बोलोगे? ये जो पहला शब्द है उसके लास्ट को देखोगे, ये जो ता है वो कौन से वर्ण के अंतर्गत आता है? व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आएगा। तो व्यंजन वर्ण के अंतर्गत में क्या होगा? व्यंजन संधि ना करेक्ट हो जाएगा जी, है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है ना वो आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग ना विसर्ग संधि को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए चलते हैं, क्योंकि हम लोगों ने ना जो व्यंजन संधि है वो और विसर्ग संधि है वो उन दोनों को भी नहीं पढ़ा हुआ था ना, तो दोनों को पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें भी हम लोग का जो 10 क्वेश्चन है वो रहने वाला है। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 1 को ध्यान से पढ़िए, विसर्ग संधि का। विसर्ग संधि किसे कहते हैं? ऑप्शन ए विसर्ग एवं विसर्ग के मेल को, ऑप्शन बी स्वर एवं विसर्ग के मेल को, ऑप्शन सी स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार होता है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार होता है करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो विसर्ग संधि किसे कहते हैं? तो विसर्ग संधि जो कहते हैं ना वो स्वर या व्यंजन के मेल से जो ना विकार उत्पन्न होता है ना तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ये बात आप लोगों को याद रखना है। और मैंने आप लोगों को क्लास क्रमांक पाँच में भी आप लोगों को बताया था इसका विसर्ग संधि के बारे में विस्तार पूर्वक मैंने आप लोग को बताया था, इसके परिभाषा के बारे में, कैसे पहचानना है उसके बारे में भी बताया था। तो अगर नहीं देखे होंगे ना तो 5वां क्लास को एक बार और देख लीजिए, वो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है ना वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? ऑप्शन ए सत्कार, ऑप्शन बी सज्जन, ऑप्शन सी सदैव, या ऑप्शन डी एतएव। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी अतएव करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो इसमें बोला है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है बोला है, तो विसर्ग संधि है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा। अगर ये जो अतएव जो लिखा है ना उसका अगर संधि विच्छेद करोगे ना तो वो आप लोग का होगा अतः, क्या होगा? तो अतः धन एव करेक्ट हो जाएगा। अतः धन एव बराबर अतएव हो जाएगा। क्या होगा? तो अतएव हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अतएव जो लिखा है ना वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। और बाकी अगर कि ऑप्शन नंबर ए को देखोगे ना ये जो सत्कार लिखा है वो, तो जो सत्कार है वो आप लोग का व्यंजन संधि के अंतर्गत आएगा। कैसे? तो सत्कार का अगर संधि विच्छेद करोगे तो क्या आएगा? तो सत्कार का करोगे तो सत धन कार हो जाएगा। क्या? तो सत धन कार हो जाएगा। और पहला जो हम लोगों ने शब्द ये जो आया है और पहला शब्द का अंतिम जो वर्ण है उसको देखो तार है, और ता कौन से वर्ण में आता है? तो वो आप लोग का व्यंजन वर्ण के अंतर्गत ना आता है जी। तो ये आप लोग का व्यंजन जो संधि है ना वो आप लोगों का हो जाएगा, है ना। उसके अलावा ये जो सज्जन है ना, तो उसको वो कौन से संधि के अंतर्गत आएगा? चलिए इसको भी आप लोग सबसे पहला संधि विच्छेद करो सज्जन का। तो सज्जन का संधि विच्छेद करोगे तो क्या होगा? सत धन जन होगा। क्या? तो सत धन जन हो जाएगा बराबर सज्जन हो जाएगा ये वाला, है ना। तो सबसे पहला इसको भी कैसे पहचानोगे? फर्स्ट जो शब्द है उसको देखो और लास्ट इसका जो वर्ण है उसको देखो। ये जो तार है वो और ये जो ता है वो कौन से वर्ण के अंतर्गत आते हैं? तो व्यंजन वर्ण के अंतर्गत में आएगा जी। तो ये भी जो सज्जन है वो भी आप लोग का व्यंजन संधि के अंतर्गत आ जाएगा। उसके अलावा ऑप्शन नंबर सी ये जो सदैव लिखा है उसको बताओ कौन सा वर्ण में आएगा, है ना। सदैव जो होगा वो आप लोगों का कौन से वर्ण में आएगा? तो वो आप लोगों का स्वर वर्ण में वृद्धि स्वर संधि आ जाएगा। क्या? तो वृद्धि स्वर संधि सदैव हो जाएगा। कैसे? तो सदैव का संधि विच्छेद करो आप लोग सबसे पहला। सदैव का करोगे ना तो क्या होगा? आप लोगों का सदा धन एव हो जाएगा। क्या होगा? तो सदा धन एव हो जाएगा। तो ये जो सदा धन एव जो बना है ना, तो मैंने आप लोगों को जो स्वर
तो मैंने आप लोगों को वृद्धि स्वर संधि को पहचानने का तरीका क्या बताया था? वृद्धि स्वर संधि को पहचानने का तरीका ये बताया था ना कि ये जो शब्द दिया जाएगा सबसे पहला उसका संधि विच्छेद करो और उसके बाद उसका ट्रांसलेट करो कि उसका मेन जो शब्द है वो क्या बनेगा और क्या उसमें नया परिवर्तन आएगा। तो सदा धन एव बराबर सदैव, डबल ए की मात्रा आ रहा है कि नहीं इसमें सदैव, इसमें ए की मात्रा है क्या? नहीं है ना। लेकिन परिवर्तन होने के बाद ए की मात्रा आ रहा है, तो ए की मात्रा जिसमें भी आएगा ना वो आप लोग का वृद्धि स्वर संधि कहलाएगा। मैंने आप लोग को क्लास क्रमांक 5 में बताया था ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी जो है वो आप लोग का विसर्ग संधि के अंतर्गत वो आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 को ध्यान से पढ़िए। निह धन कपट का सही संधि रूप क्या होगा? ऑप्शन ए निष्कपट, ऑप्शन बी निष्कपट, ऑप्शन सी निष्कपट या ऑप्शन डी निष्कपट। उच्चारण सेम हो रहा है लेकिन शब्द में अंतर है, ध्यान से देखो आप लोग। तो क्या इसका आंसर होगा पहले सबसे पहले आप बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। निष्कपट जो लिखा है ना वो आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निधन कपट का सही संधि रूप क्या होगा बोला है। तो ये जो निधन कपट लिखा हुआ है ना तो इसका सही संधि रूप जो होगा ना वो आप लोगों का निष्कपट करेक्ट हो जाएगा, ये वाला। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। जिस प्रकार से सबसे शुद्ध जो शब्द होगा ना उस प्रकार से आप लोग देख के पहचानोगे ना तभी ऐसे प्रश्न को आप लोग बता पाओगे, है ना। तो आप लोग का सही जो शुद्ध रूप है उसको आप लोग को समझना है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 4 को ध्यान से पढ़िए। अधोगति शब्द का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए अधधन गति, ऑप्शन बी अधधन गति, ऑप्शन सी अधम धन गति या ऑप्शन डी अधः धन गति। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अधाधन गति जो लिखा है ना वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो अधोगति शब्द का संधि विच्छेद होगा बोला है। तो ये जो अधोगति जो शब्द है ना उसका संधि विच्छेद जो होगा ना वो अधाधन गति हो जाएगा। कैसे? तो अधोगति का संधि विच्छेद अधाधन गति ही होता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों को शब्द को पहचानना है, ठीक है, तभी आप लोग ऐसे प्रश्न को बना पाओगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 को ध्यान से पढ़िए। अतएव को विग्रह कर संधि का प्रकार बताइए। ऑप्शन ए स्वर संधि, ऑप्शन बी विसर्ग संधि, ऑप्शन सी व्यंजन संधि या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न तो प्रश्न क्रमांक फर्स्ट में ही हम लोगों ने पढ़ा था, मैंने बताया था, तब तो ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी विसर्ग संधि करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो अतएव को विग्रह कर संधि के प्रकार बताइए। मतलब ये जो अतएव है ना तो उसको हम लोग सबसे पहला संधि विच्छेद करना था और उसके बाद इसमें कौन सी संधि है ये बताना था। तो अतएव का अगर संधि विच्छेद करोगे तो क्या होगा? तो अतएव का संधि विच्छेद अतः धन एव हो जाएगा। क्या होगा? तो अतः धन एव बराबर अतएव हो जाएगा। मैंने आप लोग को फर्स्ट में बताया था ना। और ये कौन सी संधि के अंतर्गत आएगा? क्योंकि इसमें विसर्ग संधि का ये जो चिन्ह है वो लगा हुआ है, तो ये आप लोग का विसर्ग संधि करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो रहेगा ना वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलिए प्रश्न क्रमांक 6 को ध्यान से पढ़िए। दुश्चरित में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए स्वर संधि, ऑप्शन बी व्यंजन संधि, ऑप्शन सी विसर्ग संधि या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी जो है ना विसर्ग संधि करेक्ट हो जाएगा। ये जो दुश्चरित शब्द है ना उसमें कौन सी संधि है बोला है, तो दुश्चरित जो शब्द है वो विसर्ग संधि के अंतर्गत आ जाएगा। कैसे? तो सबसे पहला ये जो दुश्चरित शब्द है उसका संधि विच्छेद करो। तो दुश्चरित जो शब्द है उसका संधि विच्छेद अगर करेंगे ना तो वो आप लोगों का हो जाएगा क्या? तो वो होगा दुह धन चरित्र हो जाएगा। क्या? तो दुह धन चरित्र आप लोगों का हो जाएगा बराबर दुष्चरित्र हो जाएगा। और इसको पहचानने का तरीका ये जो विसर्ग वाला जो डॉट है ना उसको देखकर आप लोग पहचान सकते हो कि ये विसर्ग संधि हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो रहेगा वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 को ध्यान से पढ़िए। निरर्थक का सही संधि विच्छेद कौन सा है? ऑप्शन ए निर्धन अर्थक, ऑप्शन बी निर्धन सार्थक, ऑप्शन सी निर्धन अर्थक या ऑप्शन डी निधन सार्थक। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर ए निधन अर्थक करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो ये जो निरर्थक शब्द है वो सही संधि विच्छेद कौन सा है बोला है, तो ये निरर्थक शब्द का संधि विच्छेद जो करेक्ट होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए निधन अर्थक करेक्ट हो जाएगा। और कौन से संधि के अंतर्गत आएगा, तो ये आप लोगों का विसर्ग संधि के अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि इसका चिन्ह को देखो ना जी। हाँ, ये जो विसर्ग चिन्ह का वो दिया है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर जो ए रहेगा वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 को ध्यान से पढ़िए। परिच्छेद शब्द का सही संधि विग्रह क्या है? ऑप्शन ए परधन इच्छेद, ऑप्शन बी परिधन छेद, ऑप्शन सी पधन इच्छेद या ऑप्शन डी परिधन छेद। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों के लिए होमवर्क के तौर पर मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है। आज से क्या करूँगा, आप लोगों के लिए कोई ना कोई एक प्रश्न ऐसे रहेगा जो प्रत्येक क्लास में एक आप लोग को होमवर्क के तौर पे छोड़ दूंगा। और जब भी मैं नेक्स्ट क्लास लेकर आऊँगा ना तो उसमें आप लोग का इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा उसमें आप लोगों का जरूर बताऊँगा। ये पूरे के पूरे प्रश्न को आप लोग को नेक्स्ट क्लास में जरूर देखने को मिलेंगे, क्लास क्रमांक 7वां में, है ना। तो सबसे पहले आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये जो प्रश्न क्रमांक 8 है ना उसका क्या आंसर होगा। अगर सही जवाब दोगे कमेंट में ना तो मैं उसको सही बताऊँगा, और गलत दोगे तो उसको करेक्ट कर दूंगा। और साथ में जब मैं नेक्स्ट क्लास में लाऊंगा तो उसमें भी ये जो प्रश्न है उसको फर्स्ट में ला दूंगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका आंसर अवश्य देंगे, एटलीस्ट ट्राई तो कीजिएगा। बाकी तो मैं आप लोगों को 24 घंटे के अंदर इसका इंस्टेंट रिप्लाई जरूर करूंगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 को ध्यान से पढ़िए। यशोधरा किस संधि का उदाहरण है? ऑप्शन ए अयादी संधि, ऑप्शन बी व्यंजन संधि, ऑप्शन सी दीर्घ संधि या ऑप्शन डी विसर्ग संधि। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी विसर्ग संधि करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो ये जो यशोधरा शब्द है ना वो किस संधि का उदाहरण है पूछा है, तो यशोधरा जो शब्द है वो विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहला ये यशोधरा शब्द है उसका संधि विच्छेद तो करो आप लोग। तो यशोधरा शब्द का अगर आप लोग संधि विच्छेद करोगे ना क्या होगा, तो यशः धन धरा हो जाएगा। क्या? तो यशः धन धरा बराबर यशोधरा हो जाएगा आप लोगों का। और ये जो विसर्ग संधि का जो चिन्ह है ना उससे हम लोग पहचान लेंगे कि ये विसर्ग संधि के अंतर्गत आ जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो रहेगा वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। निम्नलिखित में से अयादी स्वर संधि के उदाहरण को चिन्हित कीजिए। मतलब आप लोगों को अयादी स्वर संधि कौन सा होगा आप लोगों को ये बताना है। ऑप्शन ए यदि धन अपि बराबर यद्यपि, ऑप्शन बी पोधन अन बराबर पवन, ऑप्शन सी महाधन ऐश्वर्य बराबर महेश्वर्य या ऑप्शन डी जल धन उर्मी बराबर जल उर्मी। तो कौन सा आंसर होगा आप लोग सबसे पहले बताइए, फिर इसका विस्तार पूर्वक मैं आप लोगों का इसका आंसर दूंगा। तो प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पोधन अन बराबर पवन जो है ना वो आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो निम्नलिखित में से अयादी स्वर संधि का उदाहरण को चिन्हित कर बोला है। तो अयादी स्वर संधि को मैंने आप लोग को क्लास क्रमांक 5 में बताया था ना कि कैसे पहचानना है, कि सबसे वो छोटा वर्ड होगा, मतलब 3 शब्द होगा अधिकतम में। और ये जो आप लोग का अयादी स्वर संधि का अगर कि हम लोग ना इसका संधि विच्छेद करेंगे ना तो वो केवल फ्रंट में एक ही वर्ड का जो संधि होगा, ऐसे आप लोगों को पहचानने के लिए बोला था अपने तरीके से, है ना। तो पोधन अन बराबर पवन जो है ना वो अयादी स्वर संधि के अंतर्गत आ जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो रहेगा ना वो आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा ऑप्शन नंबर ए यदि धन अपि बराबर यद्यपि कौन से संधि होगा आप लोग ये बताओ। तो यदि धन अपि बराबर ये जो यद्यपि है ना वो यण स्वर संधि हो जाएगा। क्या? तो यण स्वर संधि के अंतर्गत आ जाएगा। कैसे? मैंने आप लोगों को यण स्वर संधि को पहचानने का तरीका बताया था ना कि यदि अगर आप लोग को कोई शब्द दिया जाएगा इस प्रकार से यद्यपि दिया है, इसका सबसे पहले आप लोग संधि विच्छेद करोगे यदि धन अपि, है ना। तो बाद में जब ये इसका जो रूप में परिवर्तन होगा तो यदि या आएगा या आप लोगों का वा आएगा, यदि आप लोगों का द्या आएगा, है ना। तो ये अगर कि शब्द में परिवर्तन होता है नए तरीके से तो वो आप लोग का यण स्वर संधि कहलाएगा। देखो ना जी, यदि धन अपि बराबर यद्यपि, ये जो बीच में धा जो आया है वो अलग से आया है ना परिवर्तित होकर के, तो धा इसमें आया है ना। तो अगर धा आता है तो वो आप लोगों का यण स्वर संधि कहलाएगा, बताया था मैंने आप लोग को क्लास क्रमांक 5 में। उसके अलावा ऑप्शन नंबर सी को देखो, महाधन ऐश्वर्य बराबर महेश्वर्य। तो महाधन ऐश्वर्य अगर करोगे तो ये कौन से संधि के अंतर्गत आ जाएगा, तो वो आप लोगों का वृद्धि स्वर संधि के अंतर्गत आ जाएगा। कैसे? तो महाधन ऐश्वर्य परिवर्तित होकर क्या आ गया,
महेश्वरी। और इसमें देखो ए की मात्रा है। मैंने आप लोग को बताया था ना कि ए की मात्रा या औ की मात्रा आएगा तो वो आप लोग का वृद्धि स्वर संधि कहलाएगा, उसके रूप में परिवर्तन होगा। तो उसी प्रकार से ऑप्शन नंबर डी को देखो, जलधन उर्मी बराबर जलोर्मी दिया है, तो ये कौन से संधि के अंतर्गत आएगा? तो गुण स्वर संधि के अंतर्गत ये वाला आ जाएगा। कैसे? तो ये जो जलोर्मी है उसका अगर संधि विच्छेद करोगे तो जलधन उर्मी हो जाएगा बराबर जलोर्मी। तो इसके रूप में क्या परिवर्तन आए ये देखो, ए की मात्रा इसमें परिवर्तन हुआ है कि नहीं? और मैंने आप लोग को क्या बताया था कि ए की मात्रा चाहे ओ की मात्रा हो, तो ए की मात्रा, ओ की मात्रा और रारेफ की वाला जो मात्रा आएगा वो इन तीनों के तीनों जो होगा ना वो आप लोग का गुण स्वर संधि के अंतर्गत आ जाता है। बताया था ना मैंने आप लोग को क्लास क्रमांक 5 में। तो ये जो जलधन उर्मी बराबर जलोर्मी है ना, वो आप लोगों का कौन सी संधि आएगा? तो गुण स्वर संधि के अंतर्गत आ जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अयादी स्वर संधि जो होगा ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, पवन जो लिखा है वो हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि इसी प्रकार की जब भी मैं क्लास लेकर आऊँ सबसे पहले आप लोगों को प्रॉपर टाइम पे नोटिफिकेशन मिले। तो इसलिए ज़्यादा जरूरी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।